एजू सीकर में आप सभी का स्वागत है। यूनिट वाइज लेटेस्ट पीवाईक्यू हम सॉल्व कर रहे हैं। आज पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के करेंगे। हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स या थीम रिपीट हो रहे हैं। चाहे सेम टू सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते, लेकिन टॉपिक्स या थीम तो रिपीट होते हैं। और टॉपिक्स और थीम जो रिपीट हो रहे हैं उनको लेकर ही हमने ये लास्ट 10 डेज़ के लिए कोर्स बनाया, टर्बो रिवीजन कोर्स। इसमें हमने 100+ जो टॉपिक्स है बार बार रिपीट हो रहे हैं, 7 ईयर का हमने एनालिसिस करके उसके अकॉर्डिंगली ये निकाला है। इसको आप एनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हो। और इसी के साथ अगर मॉक टेस्ट में भी अपेयर होना चाहते हो, एग्ज़ाम से पहले ही एग्ज़ाम जैसा माहौल घर पर बैठे ही देखना चाहते हो, सो डैट आप कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम में जा सको, तो फ्यूचर प्रोफेसर टेस्ट सीरीज़ आपके लिए। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करते हैं दिसंबर 2023 के क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ क्या दे रखा है, अकॉर्ड और रेजोल्यूशंस दे रखे हैं। इनको आपने ऑर्डर में लगाना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चलिए इसको देख लेते हैं। कौन सा रेजोल्यूशन या कौन सा अकॉर्ड पहले आता है? पहले आती है आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन 1973 में, शिलोंग एग्रीमेंट 1975 में, राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड आता है जुलाई 1985 में। फिर एक और अकॉर्ड आता है, उसे कहते हैं असम अकॉर्ड, वो आता है अगस्त 1985 में। मिज़ो पीस अकॉर्ड आता है 1986 में। तो इन सभी अकॉर्ड्स के बारे में, रेजोल्यूशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये मेजर है, इम्पोर्टेंट है इंडियन पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में। इसको हम कहाँ से पढ़ते हैं? क्लास 12 की NCERT की बुक में ये सारी चीज़ें हैं। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ये भी आप ध्यान रखना कि पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया में हम ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया बुक पढ़ते हैं। उसके साथ अगर ये भी क्लास 12 की, जो कि बच्चों वाली बुक होगी आपके लिए, क्योंकि आप मास्टर्स कर रहे हो, ये इजी लगेगी, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। 1-2 दिन लगाकर इसको भी अच्छे से कवर कर लेना। इससे कुछ मेजर फैक्ट्स के नोट्स भी बना लेना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के। 2 लिस्ट दी गई है और इनको आपने मैच करना है। यहाँ पर थिंकर्स नहीं आना, कंसेप्ट्स और उनका मीनिंग आना चाहिए था। इसका नंबर है ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। इसको चलिए समझ लेते हैं कि क्या क्या किसके साथ मैच करता है। यूनिवर्सल सफरेज किसकी बात करता है? कि किसी भी रेस, जेंडर, बिलीफ और सोशल स्टेटस से हो आप, लेकिन वोट देने का अधिकार आपको देता है। मेजोरिटेरियन इलेक्टोरल सिस्टम क्या कहता है? जिस कैंडिडेट और पार्टी को ज़्यादा वोट मिल जाएगी वो जीत जाएगा। ये एक बड़ा सिस्टम है और उसके अंदर सब कैटेगरी भी होती है, जिसमें उनमें से एक सब कैटेगरी यहाँ पर पूछी है, जिसको हम कहते हैं सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट, जिसको कहते हैं सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट प्लूरलिटी सिस्टम। ये कहाँ पर होता है? कनाडा में हमें देखने को मिलता है। एक डिस्ट्रिक्ट में से कोई रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हुआ, जिसको ज़्यादा वोट मिल गई वो जीत गया, ऐसे होता है। ठीक है। अल्टरनेट वोट क्या है? अल्टरनेट वोट को हम प्रेफरेंशियल वोट भी कहते हैं। इसको PV के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बेसिकली आपको लिस्ट दी जाती है और आप उसको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली टिक करते हो कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस पे ये कैंडिडेट है, सेकंड प्रेफरेंस मैं इसको देता हूँ, थर्ड इसको देता हूँ। इस तरह से ये सिस्टम चलता है। लेकिन ये भी जो अल्टरनेट वोट सिस्टम है, ये किसका पार्ट है? ये मेजोरिटेरियन इलेक्टोरल सिस्टम का ही पार्ट है। जिसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंसेस मिलते हैं वही उसके सबसे ज़्यादा वोटिंग बन जाती है, तो वो जीत जाता है कैंडिडेट। ये ऐसे होता है अल्टरनेट वोट। ऑस्ट्रेलिया में जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं वो इसी बेसिस पे चुने जाते हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन होती है वो भी प्रेफरेंशियल वोटिंग के थ्रू होती है। सोर्सेज की अगर बात करूँ तो ये सारे सिस्टम आपको कहाँ पर मिलते हैं? वही बुक में जिसकी मैं बात कर रहा था, NCERT की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? लिस्ट दे रखी है। एक में उनकी बुक्स हैं और दूसरे में थिंकर्स हैं। इसको मैच करना है। राइट आंसर 3rd है। इसको देख लेते हैं कि ये कैसे बनता है। सबसे पहले सक्सेस ऑफ इंडियाज़ डेमोक्रेसी, अतुल कोहली की 2001 में आती है। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, रजनी कोठारी की 1970 में आती है। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया 1947-1991 तक स्टडी की थी। किसने की थी? सिंपी बामरी ने। ये कब पब्लिश होती है? 1991 में आती है। फिर जिस बुक को हम खुद पढ़ते हैं यूनिट 8 को कवर करने के लिए, उसी बुक के बारे में आपसे पूछ लिया गया। क्या नाम है उस बुक का? द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया, निर्जा जयाल एंड प्रताप बानू मेहता। 2010 लिखा हुआ है जब ओरिजिनल पब्लिशिंग डेट है। अब तो इसके नए एडिशन आ रहे हैं मार्केट में, आप उसी हिसाब से पढ़ लीजिए कीजिए। बहुत सारी बुक आपको हमारी रैपिड फायर रिवीजन से मिल जाती है, जैसे रजनी कोठारी की, अतुल कोहली की। उसके बेसिस पे आप इसका आंसर करेक्ट कर सकते थे, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में अगर 2 आंसर भी पता है और ऑप्शन ऐसी ट्विस्ट नहीं कर रखी तो आप आंसर निकाल लेते हो। ओके, कॉन्सेप्ट्स और थिंकर्स दे रखे हैं। इजी क्वेश्चन है, PYQ है, बार बार आता रहता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए देख लेते हैं
किसने इंडिया की फेडरलिज्म के कमेंट्री देते वक्त क्या क्या वर्ड या क्या क्या टर्म यूज़ की थी? एक्सट्रीमली फेडरल, इसको किसने कहा है? पॉल एप्लेबी ने। क्वाजी फेडरल, इसको किसने कहा है? केसी वेयर ने। और देखते हैं, बार्गेनिंग फेडरल किसने कहा है? मॉरिस जॉन्स ने। कोऑपरेटिव फेडरल किसने कहा है? ग्रैनविले ऑस्टिन ने कहा है। तो ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसके सोर्स की बात करें तो आपको रैपिड फायर रिवीजन से भी मिल जाती है। लक्ष्मीकांत में वैसे भी एक फेडरलिज्म का जब आप चैप्टर पढ़ते हो उसमें सारी चीज़ें ये कवर है ऑलरेडी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का? इसका राइट आंसर है ये फिलिबस्टरिंग जो होता है, ये नहीं है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एलिमेंट। कैसे? सारी चीज़ें देखते हैं। रेफरेंडम होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। रेफरेंडम क्या है? आपके आगे कोई लॉ, कोई पॉलिसी रख दिया, आप बताओ भाई इसको पास करना है या रिजेक्ट करना है, सरकार ने बनाकर आपको दे दिया, उस पर वोटिंग करा ली, ठीक है। ये डिसीजन मेकिंग को लेकर है, डायरेक्टली पार्टिसिपेशन को लेकर है सिटीज़न की। रेफरेंडम उसे। रिकॉल क्या है? आपको कोई ऑफिशियल कोई नेता पसंद नहीं आ रहा, आपने कहा बेटा भाई तुमसे नहीं होगा तो वापस आ जा, तो आप रिकॉल की आपके पावर होती है। तो कुछ जगह पर ये भी रिकॉल की पावर दी जाती है। इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन एक होता है ये फिलिबस्टरिंग। ये क्या है? ये फिलिबस्टरिंग बेसिकली एक लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में ये यूज़ किया जाता है कि अगर किसी लॉ को पास करना है आज रूलिंग पार्टी ने या अपोजिशन में, तो क्या किया जाता है कि वो लॉ पास ना हो सके या उस पर चर्चा ना हो सके, कोई एक व्यक्ति उठेगा रिप्रेजेंटेटिव और लंबी लंबी डिबेट करने लगेगा भाषण में, ठीक है, वो ख़त्म ही नहीं करेगा। इंडिया में ऐसा हमें नहीं देखने को मिलता है क्योंकि अलॉटेड टाइम दिया जाता है, आपको बैठना पड़ता है, इसलिए स्पीकर कहता रहता है बैठ जाइए, आपका टाइम ख़त्म हो गया, दूसरे को मौका देना है। लेकिन ये बहुत सारी और जगह में किया जाता है, ऐसे एलिमेंट को यूज़ किया जाता है, ठीक। इसमें बेसिकली रोकना होता है, टाइम पास करना होता है कि टाइम चला जाए आज की सिटिंग का और हम बोल ही जाएंगे भाषण। तो ये सारी चीज़ें होती है। इसमें ना गूगल सर्च करके देखना कि अब तक सबसे लंबा भाषण लेजिस्लेटिव असेंबली में किस कंट्री ने, किस रिप्रेजेंटेटिव ने दिया था और वो कितने घंटे का था। बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन सामने आएगी आपके लिए। इनिशिएटिव रेफरेंडम से एक थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कैसे डिफरेंस है कि रेफरेंडम में लॉ बनाकर आपको पूछा जाता है पास करना है कि रिजेक्ट। इनिशिएटिव में लॉ आप बनाते हो, ठीक है। यहाँ लेजिस्लेटिव बॉडी को आप बाईपास करते हो, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, किसी तरह के लॉ को प्रपोज करते हो, तो ये सिटीज़न लेवल पर प्रपोज किया जाता है, फिर उस पर डायरेक्ट वोटिंग होती है, तो इनिशिएटिव उसे कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपको इस हिसाब से पता चल गया। इसके सोर्स की अगर बात करें तो ये PY की बुकलेट में भी मिल जाता। क्यों? क्योंकि ये PYQ का एक तरह से क्वेश्चन है और लक्ष्मीकांत में भी ये सारी चीज़ें मिल जाती है। यहाँ पर लक्ष्मीकांत ने 12 नंबर लिख रखा है, मतलब बुक के पीछे नोट दे रखे हैं और उस पर सारी चीज़ें समझा रखी है। रेफरेंडम क्या है, इनिशिएटिव क्या होता है, रिकॉल क्या होता है। हमने PYQ में भी ये सारी चीज़ें समझा रखी है। रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल क्या होता है, ये आपको पता होनी चाहिए सारी चीज़ें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपको 2 स्टेटमेंट दे रखी है और आपने बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट में से करेक्ट है या नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। स्टेटमेंट 1 सही है लेकिन 2 सही नहीं है। कैसे? इसको समझते हैं। इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले तो स्टेटमेंट 1 में लिखा है कि इंडिया की इकॉनमी ट्रांसफॉर्म हुई है लेकिन ड्रामेटिकली नहीं हुई है, क्योंकि जैसे ईस्टर्न यूरोप कंट्री की हुई है ना सोवियत यूनियन कोलैप्स होने के बाद, वैसी इंडिया की हमें ड्रास्टिक ग्रोथ, ड्रामेटिक ग्रोथ नहीं दिखाई दी गई है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, ये ठीक है, ऐसे ही हुआ है। स्टेटमेंट 2 में क्या कहा गया है कि चाइना ने 2010 के बाद जितनी तेज़ी से ग्रो की है ना अपनी इकॉनमी, इंडिया ने भी वैसे ही की है। लेकिन ये गलत है, इंडिया उस लेवल पर ग्रो नहीं कर पाया अपनी इकॉनमी। 2010 का पीरियड स्पेसिफिकली मेंशन किया है जैसे चाइना कर पाया था। इसलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है आपकी। चलिए इसका सोर्स देख लेते हैं। इसमें कहाँ से आपको मिल सकता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स करके एक बुक आती है जेफरी कॉम्स्टेन की, तो वहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरी लाइन उठाकर क्वेश्चन तैयार किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रखा है, ह्यूमन नेचर को लेकर भिखु पारख के कंसेप्ट की बात की गई है कि वो ह्यूमन नेचर को कैसे देखते हैं और आपने बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका राइट आंसर है ABD स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, लेकिन C करेक्ट नहीं है और E भी करेक्ट नहीं है। कैसे? इसको एक एक करके समझ लो कि भिखु पारख ह्यूमन नेचर को कैसे देखते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट थी ऑल रेफरेंस टू ह्यूमन नेचर शुड बी सब्जेक्टेड टू द स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी व्यूड विद द हेल्दी डोज ऑफ स्केप्टिसिज्म। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ह्यूमन नेचर के बारे में अब तक आप जितना कुछ भी जानते हो ना, उसको भाई
शक की निगाह से देखो, सच मत मानो। आपने अभी सब कुछ फाइंड आउट नहीं कर लिया है। अनक्रिटिकली एक्सेप्ट ना करो कि ह्यूमन होते ही ऐसे हैं। ह्यूमन नेचर को जो है स्ट्रिक्टली क्या करना चाहिए, स्क्रूटिनाइज करना चाहिए। स्केप्टिसिज्म क्या होता है, हेल्दी डोज ऑफ स्केप्टिसिज्म के संदेह की भावना से देखो उसे, ठीक है। उसमें दोष देखो कि गलत है थ्योरी ह्यूमन नेचर की अब तक जो पढ़ी है, कुछ गलत होगा, मैं कुछ देखता हूँ, तभी आप कुछ नई चीज़ें फाइंड आउट कर पाओगे, नया सच लेकर आओगे। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बी, ह्यूमन बींग्स आर कल्चरली एम्बेडेड। इसमें यह कह रहे हैं कि आपका जो ह्यूमन नेचर है कैसे शेप हो रहा है, ह्यूमन कैसे शेप हो रहे हैं, जिस कल्चर में वो पैदा हुए हैं, जिस कल्चर में उन्हें बड़ा किया जाता है, जिस कम्युनिटीज़ में वो बले पड़े हैं, उसी हिसाब से ही उनका नेचर होता है, उन्हीं हिसाब से बिलीव, फेस, सोच, समझ, ये सारी चीज़ें वहाँ से मिलती है। ये सही है। भिखु पारक इस चीज़ के साथ एग्री करते हैं, यानी ये एक कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू है ह्यूमन नेचर के बारे में, और उसके साथ पारक अपने व्यू अलाइन करते हैं। फिर ये चीज़ सी में कहा गया है, कल्चरल कंटेक्स्ट कुछ भी हो, ह्यूमन बीइंग्स का जो बिहेवियर है, जो नेचर है, वो यूनिफॉर्म ही रहता है, कहीं पर भी चले जाओ। अब बी स्टेटमेंट में वो कह रहे थे कल्चरली शेप किया जाता है, और सी में कह रहे हैं कल्चर की कोई इतना रोल प्ले नहीं करता। तो दोनों में से एक ही ठीक हो सकती है ना, इसलिए सी जो है वो गलत है। भिखु पारक इस चीज़ के साथ सहमत नहीं है कि सब जगह ही सेम होता है ह्यूमन नेचर, कल्चर रोल नहीं प्ले करता, कुत्ता गलत है। आगे देखिए डी में क्या कहते हैं। डी में कहते हैं स्किन कलर, जेंडर, हाइट और फिज़िकल फीचर जितने हैं ये सारे यूनिवर्सली हम शेयर तो करते हैं, बट यहाँ पर एक कैच है। देखिए आगे क्या लिखते हैं, लेकिन उसको समझने का तरीका, यानी उसको कंसेप्चुलाइज करने का, देखने का तरीका, उसको क्या मीनिंग दिया जाता है उस स्किन कलर को, जेंडर को, आपकी हाइट को, कहीं पर ठीक है मोटा होना ठीक माना जाता है, कहीं पर नहीं माना जाता है, कहीं पर लंबा आदमी ठीक माना जाता है, कहीं पर नहीं माना जाता है, कहीं पर गोरा रंग पसंद आता है, कहीं पर नहीं आता है। क्या मीनिंग देती है डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट मीनिंग देती है इन सब चीज़ों को। तो भिखु पारक क्या इस चीज़ के साथ एग्री करते हैं? ऑफ कोर्स एग्री करते होगे ना, उन्होंने खुद ही तो कहा है डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में ह्यूमन नेचर भी या ह्यूमंस भी डिफरेंटली शेप करते हैं ना, तो उनकी समझ भी तो डिफरेंटली होगी। तो अगर समझ डिफरेंटली है तो चीज़ों को समझेगी भी तो वो डिफरेंटली, ठीक है। तो स्किन कलर, जेंडर, हाइट और अदर फिजिकल फीचर जो है सब ह्यूमंस में पाए जाते हैं। रंग गोरा, काला, ठीक है, हाइट ज़्यादा कह सकते हैं, लंबे हो, छोटे हो, ठीक है, जेंडर, ये सारी चीज़ें सब जगह मिलती है आपको, लेकिन उसको कौन सी सोसाइटी कैसे देखती है ये कहते हैं अलग बात है। आगे चलते हैं। अब ई में क्या कह रखा है? ई में कह रखा है कि स्किन कलर के डीप मेटाफिजिकल मीनिंग होते हैं और कुछ जगह पर स्किन कलर की वजह से ही पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। एंड स्टेटस इन ऑल सोसाइटी, सॉरी कुछ जगह पर नहीं, इन्होंने लिखा है ऑल सोसाइटी। सब जगह ही होती है क्या ऐसे? काले गोरे का भेद सब जगह पाया जाता है? अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा हो ना कि वाइट की सुप्रीमेसी पाई जाती है, वाइट ही बड़ी ऑफिशियल पोजीशन पे लेते हैं, ब्लैक को नहीं मिलती इतनी जगह। तो ये पूरा वर्ल्ड फिनोमिना है क्या? सब जगह पर ऐसा है? भिखु पारक इसके साथ एग्री नहीं करते। यहाँ पर एग्जामिनर ने एक ही चीज़ वर्ड के साथ चेंज किया है, जहाँ पर ऑल लिखा है वहाँ पर फ्यू या सम सोसाइटीज़ होता तो ए ठीक हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऑल लिखने की वजह से ये गलत हो गया। ये पारक की पिछली जो अलाइन चल रही थी ना थिंकिंग, जो हम देख रहे थे बी पॉइंट से ही कि कल्चरली डिफरेंट कंटेक्स्ट में डेवलप होती है चीज़ें, उसके मीनिंग भी डिफरेंट निकल के आते हैं। जैसे आपने डी में देखा है तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी करके ऑल नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन फ्यू या सम सोसाइटीज़ में अगर लिखते हैं तो ई ठीक होता है, इसलिए ई ठीक नहीं है, ए बी डी ठीक है, बाकी नहीं है। इसके सोर्स की बात करें तो इनकी एक बुक आती है भिखु पारक की, रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने पब्लिश की है। अब उसमें ये सारे पॉइंट्स हैं और इसी पॉइंट से आपको क्या बना कर दिया गया है, एक क्वेश्चन बना कर दिया गया है। ई पॉइंट देखिए आप यहाँ पर जिसकी मैं बात कर रहा था, एक्चुअली क्या लिखा गया है देखो, आगे जाके लिखा है ना, इन सम सोसाइटी स्किन कलर इज़ गिवन ए डीपर मेटाफिजिकल मीनिंग। सम सोसाइटीज़ है, ऑल सोसाइटीज़ नहीं है। एग्जामिनर ने इसको ऑल किया जानबूझ के, ठीक है, ताकि आपको लगे कि ये ठीक ही लग रहा है, सेंस तो बन ही रही है, सेंस नहीं बन रही थी, कैच ही ऑल में था और सम में था, ठीक। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रखा है, कोई स्टेटमेंट दे रखी है, बताना है किस चीज़ को लेकर ये स्टेटमेंट है, वायलेंस को लेकर है, नॉन वायलेंस को लेकर, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्या है इसको समझते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन। कन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इनएविटेबल, करेक्ट स्टेटमेंट है।
बी है यूजेज ऑफ वायलेंस इन कन्फ्लिक्ट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाय प्रोटेस्ट अगेंस्ट सच वायलेंस। मतलब आप प्रोटेस्ट कर लो, ज़रूरी नहीं है वायलेंस चली जाएगी कि हम वायलेंस के खिलाफ या प्रोटेस्ट करने लगो, वायलेंस ख़त्म हो जाएगी सोसाइटी से, क्योंकि ऊपर ही तो उन्होंने लिखा है कन्फ्लिक्ट जो होते हैं, कन्फ्लिक्ट इन द सेंस वायलेंट कन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, इनएविटेबल है। तो फिर आप प्रोटेस्ट करते रहो, कैसे ख़त्म हो जाएगी दुनिया से वायलेंस? प्रोटेस्ट करने से वायलेंस ख़त्म नहीं होती। सी स्टेटमेंट ने कह रखा है कि नॉन वायलेंस को हम कैटेगराइज कर सकते हैं 3 मेथड में, प्रोटेस्ट, परसुएशन, नॉन कोऑपरेशन, नॉन वायलेंट इंटरवेंशन। यस, ये मेथड सही तो लग रहे हैं, लेकिन डी में क्या कह रखा है? डी में तो कैच, डी में कहा है कि नॉन वायलेंस मेथड गारंटी देगा कि सक्सेस आएगी आएगी। कहते ये कैसे हो सकता है? नॉन वायलेंट मेथड गारंटी कैसे दे दे कि सक्सेस आएगी आएगी? कुछ जगह पर जो है सक्सेस के लिए, यानी आप अपने प्रोटेस्ट को, रेवोल्यूशंस को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए वायलेंस यूज़ करते हो। कार्ल मार्क्स वायलेंस के फेवर में थे, ब्लडशेड रेवोल्यूशन की बात करते हैं। फ्रांस फानो कहते थे कलोनियलिज्म को ख़त्म करना है तो वायलेंस यूज़ करो, क्योंकि कलोनियलिज्म का जो सहारा है, जिस पे वो खड़ा है, जिस पे वो बना है, वो खुद ही वायलेंस है, और वायलेंस को ख़त्म करने के लिए वायलेंस ही लेकर आनी होगी। ठीक है ना? वो कहते हैं ना, जहर जहर को काटता है, लोहा लोहे को काटता है। तो फ्रांस फानो भी ऐसी टर्म यूज़ करते हैं कि वायलेंस ही वायलेंस को ख़त्म करेगी। तो इसलिए ये स्टेटमेंट में दे रखा है कि नॉन वायलेंट मेथड ही गारंटी है सक्सेस की। ये ठीक नहीं है। इसके अगर हम सोर्स की बात करें तो ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? इग्नो के मटेरियल से उठाई गई है, थ्योरीज ऑफ कन्फ्लिक्ट और ट्रांसफॉर्मेशन में। देख रहे हो एग्जामिनर कौन कौन सी बुक उठाता है, कहाँ से उठाता है क्वेश्चन बनाने के लिए। तो यू कैन सी कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक जो हम रीड करते हैं उनमें से बहुत सारे कम जो है पिक की गई है बुक, नई नई बुक्स उठाने की कोशिश की गई है। ठीक, खास करके ऐसे यूनिट की जहाँ पर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आ जाता है, यूनिट 8 आपका आ जाता है, वहाँ पर आप देख रहे हो ना कैसे कैसे बुक्स उठाई जा रही है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, अतुल कोहली को लेकर है। अतुल कोहली ने ना प्रो मार्केट और प्रो बिजनेस टर्म को ना कैटेगराइज किया है स्टेट इंटरवेंशन के बेस पे। तो आपने बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट उस अकॉर्डिंग करेक्ट बनती है। इसको मैं जब समझाऊंगा तब जाकर मुझे लगता है आपको समझ आ जाएगा। फिलहाल आप सोचिए क्या बन सकती है। मैं इसका राइट आंसर बताने वाला हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए और डी सही है। चलिए इसको अब जाकर हम समझते हैं धीरे धीरे कि ये कैसे सही है। सबसे पहली चीज़ देखिए, प्रो बिजनेस और प्रो मार्केट में ना एक चीज़ समझ लो, इनका डिफरेंस समझ लोगे ना, आपको ये स्टेटमेंट अपने आप पता चल जाएगी कि क्या ठीक है। प्रो बिजनेस क्या है? ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस को प्रोटेक्ट करने की स्ट्रेटजी है, वो प्रो बिजनेस कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक, अब प्रो मार्केट क्या है? वो नए बिजनेस को ग्रो करना चाहता है, स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करना चाहता है, वो प्रो मार्केट हो गया। ठीक, प्रो बिजनेस और प्रो मार्केट में बस ये बेसिक डिफरेंस याद रखो। अब चलते हैं एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रो बिजनेस स्ट्रेटजी मेनली सपोर्टेड एस्टैब्लिश प्रोड्यूसर, यानी एस्टैब्लिश बिजनेस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। यस, करती है, सही हो गया। बी स्टेटमेंट, प्रो बिजनेस स्ट्रेटजी सपोर्ट्स न्यू एंट्रेंट्स एंड कंज्यूमर। नए स्टार्टअप को सपोर्ट करेगा? वो नहीं करेगा। एस्टैब्लिश बिजनेस को तो प्रोटेक्ट कर रहा है, कैसे करेगा? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? प्रो बिजनेस स्ट्रेटजी सपोर्ट न्यू एंट्री। ये क्या हो गया? स्टेटमेंट गलत हो गई भाई। सी, प्रो मार्केट स्ट्रेटजी सपोर्ट एस्टैब्लिश प्रोड्यूसर, वो एस्टैब्लिश बिजनेस को सपोर्ट करेगी। मैंने अभी बताया ना, प्रो मार्केट किस चीज़ को सपोर्ट करती है? नए स्टार्टअप्स को, नए एंट्रेंट्स को, कंपटीशन को बढ़ावा देती है। तो इसका मतलब सी गलत हो गया। फिर आगे चल के देखते हैं कि डी में क्या है। डी में कहा था प्रो मार्केट स्ट्रेटजी सपोर्ट न्यू एंट्रेंट एंड कंज्यूमर। यस, नए स्टार्टअप को सपोर्ट करती है, नए एंट्रेंट्स को सपोर्ट करेगी, बिल्कुल सही है। तो इस तरह डी सही हो गया। तो यही आंसर था। इसके अकॉर्डिंगली क्या बना? ए और डी सही है, लेकिन बाकी नहीं सही है, बी और सी गलत है। कैसे गलत है वो मैंने आपको समझा दिया। ये बेसिक सा कंसेप्ट था, इसको समझ लेना। अगली बार इसमें आप गलती मत करना, क्योंकि यही होता है कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, आपने गलत किया था, सीख लो, अगली बार गलत नहीं करना। कोई मॉक टेस्ट दिया, कोई क्वेश्चन किया, गलत कर दिया आपने गलती से, सीख लो, अगली बार गलत नहीं करना। आपका JRF नेट और कोई भी एग्ज़ाम आप ले लो, वो पता किस चीज़ पे निर्भर करता है कि आपने जो गलतियां की थी अगली बार नहीं किया, उस गलतियों को रिमूव करते जा रहे हो, मिस्टेक्स को अपनी प्रेपरेशन में एलिमिनेट ही करते जा रहे हो। जितनी मिस्टेक्स एलिमिनेट करते जाओगे इक्वल टू सक्सेस, इक्वल टू क्रैकिंग द एग्ज़ाम, ये याद रखना। अब कोई भी क्वेश्चन आप देखते हो, जो मैं चीज़ समझा देता हूँ,
अब दोबारा उसमें गलती मत करना, इसमें दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। एक गलती हमने और एलिमिनेट कर दी, और आज जितने भी क्वेश्चन किया क्या है, गलतियाँ एलिमिनेट कर दी है। आपको पता चल रहा होगा आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की है। दोबारा वो गलती की गुंजाइश जून के एग्ज़ाम में मत रखना, 2024 वाले में, ठीक। तो ये आपको कहाँ से मिलता है? पॉलिटिक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, किसकी बुक है? अतुल कोहली की। उसमें ये सारी चीज़ें उन्होंने बता रखी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर सॉरी टाइटल आना चाहिए पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इंडियन पॉलिटी का भी कह सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इनके क्वेश्चन थोड़े से ना ओवरलैप करते हैं। तो वो आप देख लेना कि आपको इस क्वेश्चन को कहाँ पर लिखना है। तो हमने इसको पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया में ही रख दिया। क्या क्वेश्चन है? 108 अमेंडमेंट बिल को लेकर 2008 में जो आती है, स्टेटमेंट बताना है कौन कौन सी करेक्ट है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए और डी ठीक है, बी और सी सही नहीं है। एक एक स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं, समझते हैं कैसे वो ठीक है, कैसे वो ठीक नहीं है। पहली स्टेटमेंट, रिजर्वेशन ऑफ सीट की बात की गई है शेड्यूल कास्ट के लिए भी, ठीक है। वो विमेन जो है शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में रिजर्व होगी कब तक? 15 साल तक होगी, ठीक है। 15 साल तक की होगी, उसके बाद नहीं होगी। सीज टू एग्जिस्ट यानी 15 साल बाद ख़त्म होगी। यहाँ पर ये बात कही गई है, स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर आता है कि 1/3 सीट जो है वुमेन की लोकसभा में ही रिजर्व करने की इसमें बात की गई है। नहीं, वो लोकसभा में नहीं की गई है, सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी की गई है। तो इसलिए ये क्या होगी? स्टेटमेंट इनकरेक्ट। आगे चल के हम और देखते हैं स्टेटमेंट। फिर आता है 1/3 ऑफ द टोटल सीट रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट शैल बी रिजर्व्ड फॉर ए वुमेन ऑफ दिस ग्रुप इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज ओनली। ये स्टेटमेंट जो है बिल में नहीं ऐड की गई है, रिफ्लेक्ट नहीं करती है कि 1/3 यानी जो शेड्यूल कास्ट के लिए सीट रिजर्व रखी जाती है उसका 1/3 जो है उसमें विमेन की सीट भी रिजर्व रहेंगी। ये चीज़ कही गई है कहाँ पर? लेजिस्लेटिव असेंबली में ओनली। गलत है। तो मैंने पहले बताया कि ये बिल किस चीज़ को लेकर है? सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली को लेकर नहीं है, सिर्फ लोकसभा को लेकर नहीं है, दोनों को लेकर है, दोनों जगह के लिए एप्लीकेबल है। अभी हमने बी स्टेटमेंट में पढ़ा है, इसलिए बी और सी तो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व्ड सीट्स मे बी अलॉटेड बाय रोटेशन टू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द स्टेट ऑफ और यूटीज। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब रोटेशन का मतलब क्या है? मान लीजिए किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को विमेन के लिए रिजर्व रख दिया गया, बट दैट डजंट मीन कि अगली बार भी जब इलेक्शन होगा सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी विमेन के लिए रिजर्व रहेगी, अगली बार कोई और रखी गएगी। तो ये रोटेशन बेस चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा? ताकि इसमें कंसिस्टेंसी आए, एक बैलेंस आए, सबको कॉन्स्टिट्यूएंसी से वुमेन रिप्रेजेंटेशन मिले। एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी पर वुमेन की रिजर्वेशन की बात यहाँ पर नहीं करता है बिल। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए एंड डी करेक्ट है, बी और सी करेक्ट नहीं है। एक छोटा सा कैच था कि आपको ये पता हो कि बिल कहाँ पर एप्लीकेबल है, लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो आप कवर कर लेते। तो इसके सोर्स की बात करते हैं। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से भी इंफॉर्मेशन मिलती है और हमने एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज़ में भी इस बिल की चर्चा कर रखी है, विमेन रिजर्वेशन की चर्चा कर रखी है, इवन एक्सप्लेनेशन में भी एक्सप्लेन कर रखा है इसको। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राइट विंग पॉलिटिकल फोर्सेस के कुछ आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं और आपने बताना है इनमें से कौन से आर्ग्यूमेंट ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए डी ई ठीक है। इसको थोड़ा सा समझ लें कि क्या दिक्कत है कि बी और सी सही नहीं है। ये क्वेश्चन टफ है, टफ क्वेश्चन है। टफ क्यों है? स्टेटमेंट इतनी सारी है और सारी स्टेटमेंट एक जैसी लग रही है, उनको कैटेगराइज करना, सेग्रीगेट करना और इसका सही आंसर निकालना इजी नहीं है। कॉन्सेप्ट पर पकड़ है, निकाल लोगे, कॉन्सेप्ट पे पकड़ छूटी, क्वेश्चन गलत, ठीक है। तो ये होती ना चीज़, नज़र हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। तो ये वैसे ही है, कॉन्सेप्ट से नज़र हटी या पकड़ छूटी, क्वेश्चन गलत करके आओगे आप। पहली चीज़, टू व्हाट एक्सटेंट आर पीपल पुअर because of their own choices as opposed to unequal opportunities। समझ आया कुछ? सोच के देखो एक बार, फिर से लाइन पढ़ो अपने आप कि ये लाइन क्या कहना चाह रही है। नहीं समझ आ रहा? मैं समझाता हूँ आपको। पहली चीज़ समझिए आप, कहते हैं लोग कितने पुअर होते हैं कैसे पता चले? उनकी चॉइसेस की वजह से पुअर है वो, या अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी उन्हें लाइफ में इसलिए जाकर वो पुअर है। अब समझ आया? नहीं समझ आया, मुझे पता है।
एज ए टीचर मेरा काम क्या है कि आपको एग्जाम्पल के ज़रिए इस चीज़ को समझाना। अब एग्जाम्पल उठाओ इसकी। चॉइसेस, कोई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेगा, ठीक है, डिग्री है, उसके बेसिस पे अप्लाई करके जॉब ले सकता है। कोई स्कूल ड्रॉप आउट कर गया, पढ़ाई पूरी नहीं की, कंप्लीट नहीं की, तो जॉब निकली थी, भर नहीं पाया। अब वो पुअर क्यों हो गया? चॉइस की वजह से। उसने अपने आप ड्रॉप किया था, अपनी मर्जी से किया। ये हो गया चॉइस का एंगल। एक हो गया अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़। उसके आसपास जो स्कूल खुले थे उसमें एजुकेशन का लेवल ही बहुत घटिया था। टीचर पढ़ाते ही नहीं थे ढंग से, किताबें नहीं थी उसके पास, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं ठीक था, पढ़ने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए थी वो ठीक ही नहीं थी। ये थी स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ की गई है। स्ट्रक्चर ही नहीं ठीक है तो क्या उसकी गलती है? ठीक है, आप कहोगे नहीं यार ये तो उसकी गलती नहीं है। राइट विंग वाले क्या कहते हैं? हम किसके पढ़ रहे हैं? न्यू राइट की थ्योरीज पढ़ रहे हैं। न्यू राइट क्या कहता है? न्यू राइट इसी चीज़ पे क्या कहता है? सवाल उठाता है कि स्टेट ने किन जगह पर काम करना है। जहाँ पर उसने गलत चॉइसेस ली उसको ठीक करते रहना है स्टेट ने, या जहाँ पर स्ट्रक्चर गलत है वहाँ पर काम करना है? यह सवाल खड़ा कर देती है। तो ये सवाल उन्होंने खड़ा किया है। क्या हो गया ये स्टेटमेंट सही होगी ये की? अब चलते हैं बी में। बी में कहा है आर वी हेल्पिंग द विक्टिम्स ऑफ अनइक्वल सर्कमस्टांसेस इफ वी रीडिस्ट्रीब्यूट मनी टू द पुअर। कहते अब सोच के देखो कि हम किसकी हेल्प कर रहे हैं? उन पुअर की हेल्प कर रहे हैं जो चॉइसेस की वजह से, अपने डिसीजन लेने की वजह से पुअर रह गए, या उनकी हेल्प कर रहे हैं जिनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर नहीं मिली, प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं मुहैया करवा पाए? किनकी हेल्प कर रहे हो जब रीडिस्ट्रीब्यूट पॉलिसी लेकर आते हो, सब्सिडीज़ देते हो? ठीक है, किसकी हेल्प कर रहे हो? तो ये क्या कह रहे हैं? ये क्वेश्चन उठा रहे हैं। किस पे उठा रहे हैं? सरकार पर उठा रहे हैं। कौन उठा रहा है? न्यू राइट वाले उठा रहे हैं। न्यू राइट वाले वैसे भी क्या कहते हैं? स्टेट की इंटरवेंशन कम करो भाई, या सब्सिडीज़ देना बहुत ज़्यादा कम करो, पुअर को कितना ही खिला लोगे, क्या कर लोगे, कम करो ये सारी चीज़ें। सोचो तो सही, तुम पैसा अपना कहाँ गंवा रहे हो? ऐसे ही अपनी वोट जीतने के लिए सब्सिडीज़ मत देते रहा करो। तो यही इन्होंने क्वेश्चन किया है, किनकी हेल्प कर रहे हो तुम? आर वी हेल्पिंग द विक्टिम्स ऑफ इनइक्वल सर्कमस्टांसेस और आर वी हेल्पिंग द पीपल दोज हु आर पुअर बिकॉज ऑफ देयर चॉइस? सोचो। कहते सवाल सही खड़ा किया। समझ आ गया? अब ये भी समझ आ गया। सी नहीं समझ आया, ए पॉइंट को दोबारा से समझो वीडियो पीछे करके, फिर आपको बी पॉइंट समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। दो चीज़ें समझनी थी कि अनइक्वल सर्कमस्टांसेस से कौन पुअर बनता है और चॉइसेस की वजह से कौन पुअर बनता है। स्टेट किन की मदद कर रही है? कैटेगराइजेशन है, कहते सेग्रीगेशन की है कभी? पैसा ऐसे ही अंधाधुन तुम करी जा रहे हो, उसके बारे में सोचा है? ये न्यू राइट कहता है। फिर आगे सुनो, क्या वेलफेयर स्टेट ने लोगों की मतलब यहाँ पर गरीबों की मदद की है और उसकी वजह से वो डिसएडवांटेज पोजीशन से ऊपर उठ पाए हैं अपने, और सोसाइटी में इक्वली पार्टिसिपेट कर पाए हैं, दूसरों की तरह कंधे के साथ कंधा मिला पाए हैं, पढ़े लिखे बने हैं, पॉलिसीज़ में पार्टिसिपेट किया, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट किया, गवर्नमेंट की किसी पॉलिसीज़ को समझ पाए, ये सारी चीज़ें की उन्होंने? इक्वली पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया? अब ये जो सवाल है ना, ये एक न्यूट्रल क्वेश्चन है, यानी एक न्यूट्रल स्टेटमेंट है। ये न्यूट्रल स्टेटमेंट ऐसी है कि ये वेलफेयर स्टेट की गुणवत्ता पर सवाल किया जा रहा है, उसको इवेल्युएट किया जा रहा है, जनरल सेंस में किया जा रहा है, किसी तरह की कोई आइडियोलॉजीज़ के साथ ये मिला हुआ बायस्ड सवाल नहीं है। सी पॉइंट को समझो, कोई भी यहाँ पर आइडियोलॉजी एप्लीकेबल नहीं कर रही है। अगर आपको सुनने में लग रहा है कि न्यू राइट वाले बोल रहे हैं या न्यू राइट वाले नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वेलफेयर स्टेट सही नहीं होती या गलत होती है, अगर ऐसा बोलते तो बायस्ड आता। यहाँ पर वेलफेयर स्टेट को बुरा नहीं कहा जा रहा है, यहाँ वेलफेयर स्टेट की वैल्यूएशन करने का सवाल उठाया जा रहा है। क्या हमें देखना नहीं चाहिए, कहते कि वेलफेयर स्टेट जो है उसने गरीबों की जो मदद की उसकी वजह से उनकी पोजीशन अपलिफ्ट हुई है सोसाइटी में? तो ये इवैल्यूएशन की बात हो रही है, यहाँ पर किसी तरह की बायस नहीं आ रहे। बी स्टेटमेंट में आ रहे थे ना कि तुम पैसे तो दे ही जा रहे हो, गरीबों को रीडिस्ट्रीब्यूट तो करी जा रहे हो, किसको कर रहे हो? सवाल उठाया जा रहा है, किसको करी जा रहे हो? पता चल रहा है कोई आइडियोलॉजी बोल रही है। सी में कोई आइडियोलॉजी नहीं बोल रही है, न्यू राइट के साथ एसोसिएटेड नहीं है। अब आगे सुनो,
और स्टेटमेंट समझते हैं इनका। डी, हैज़ द वेलफेयर स्टेट क्रिएटेड ए क्लास ऑफ वेलफेयर डिपेंडेंट्स कॉट इन ए पॉवर्टी ट्रैप। ये क्या किया जा रहा है? ये भी सवाल नहीं खड़ा किया जा रहा, स्केप्टिसिज्म वाला सवाल नहीं है कि वेलफेयर स्टेट बना ली और उसने क्या किया, उसने एक नई क्लास को जन्म दिया। वेलफेयर स्टेट ने ऐसी कौन सी नई क्लास को जन्म दिया? उस क्लास का इन्होंने नाम लिखा क्लास ऑफ वेलफेयर डिपेंडेंट्स। वेलफेयर डिपेंडेंट मतलब स्टेट पे डिपेंड हो गए भाई अपनी ज़रूरतों के लिए। निकम्मे थे, लेज़ी थे, मेहनती नहीं थे, बड़े फैसले लाइफ में नहीं ले पाए, रिस्क नहीं उठा पाए, आगे नहीं बढ़ पाए। स्टेट के लिए अनाज से लेकर, बिजली से लेकर, पानी से लेकर सारी चीज़ें स्टेट दे, स्टेट घर बना कर दे, स्टेट सब कुछ करे। तो कहते ये क्या बना दिया है उनको तुमने? डिपेंडेंट बना दिया, एक नई क्लास को जन्म दे दिया है सोसाइटी में, जो कहाँ फंस गई है? पॉवर्टी ट्रैप में फंस गई है। कॉट इन ए पॉवर्टी ट्रैप। ये क्या था स्टेटमेंट? ये किसी तरह से भी जब मैंने बोला इसको न्यूट्रल लग रही है, लग रहा है ना कि वेलफेयर स्टेट को फटकार लगाई जा रही है। कौन फटकार लगाएगा? राइट विंग लगाएगा। राइट विंग वाले क्या कहते हैं? ये राइट विंग कैसा राइट विंग है? ये वैसा राइट विंग नहीं है जो आप सोच रहे हो, धर्म की बात करने वाला एक्सट्रीमिस्ट वाला राइट विंग। ये वो राइट विंग नहीं है। ये न्यू राइट जब हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं, इसको कभी भी वो वाला राइट विंग मत समझ लेना जो अपने देश में लेफ्ट और राइट की आप डिबेट समझते रहते हो। ये न्यू राइट वो राइट होता है जो बात करता है फ्री मार्केट की, जो बात करता है लिमिटेड गवर्नमेंट की, जो बात करता है कि टैक्सेशन प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, जो बात करता है कि सब्सिडीज़ इतनी ज़्यादा अपने आप मनमर्जी से मत देते जाओ, सोचो तुम कर क्या रहे हो। ये डी स्टेटमेंट क्या है? एक आइडियोलॉजीज़ के साथ जुड़ी हुई है या नहीं है? जुड़ी हुई है, साफ पता चल रहा है। वेलफेयर स्टेट को फटकार लगाई जा रही है, तो ये उसके साथ एसोसिएटेड है। अब और सुनिए। आर द सोर्सेज ऑफ सोशल इल्स लाइक, सोशल इल्स की बात की जा रही है, पॉवर्टी, होमलेसनेस, हाई स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स एंड सो ऑन, कॉम्प्लेक्स that state attempts to solve them will generally fail and often worsen the problem। यह सवाल खड़ा किया जा रहा है। फिर से क्या किया जा रहा है? फटकार ही तो लगाई जा रही है। लग रहा है ये सवाल है कि स्टेट को पुचकारा जा रहा है। प्यारा सा सवाल है, ये प्यार से फटकार लगाई जा रही है, पुचकारा नहीं जा रहा। ध्यान से देखो, कहते तुम लगे हुए हो पॉवर्टी रिमूव कर देंगे, गरीबी दूर कर देंगे, ये दे देंगे, अनाज दे देंगे, इतना पैसा दे देंगे, तुम्हारे घर बना देंगे, ठीक है, स्कूल खोल देंगे, अस्पताल खोल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कहते ये सारा कुछ करने से तुम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो या प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा बदतर कर रहे हो, वर्सन कर रहे हो, और भी ज़्यादा बदतर कर रहे हो। अब आप कहोगे कि ये तो स्टेट सही कर रही है ना, स्टेट बेचारी सोच रही है गरीबों की मदद की जाए, गरीबी दूर की जाए, बेचारों से घर नहीं बनते घर बना कर दिए जाएं, स्कूल में शिक्षा देने के लिए स्कूल खुलवाए जाएं, ठीक है ना, तो बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट ना हो, मिड डे मील प्रोवाइड करवाए जाएं। ये सारी चीज़ें कर रही है स्टेट। कितनी चैरिटेबल है, कितनी बेनेवोलेंट है, ठीक है ना, उदारिता देख रही है। वो कहता है सारा कुछ कर लो, कर क्या रहे हो तुम? जो राइट विंग, जो से न्यू राइट है, वो क्या कह रहा है? तुम क्रिएट कर रहे हो क्लास ऑफ वेलफेयर डिपेंडेंट लोगों की नई क्लास क्रिएट कर रहे हो। डिपेंडेंट लोग आलसी लोग होते हैं, खुद पे पैरों पर खड़ा मेहनत नहीं होना चाहते हैं। तुम इसलिए अंधाधुन टैक्सेशन का पैसा जो बहुत मेहनत से कमाया जाता है लोगों का, और तुम उसको ऐसे ही खर्च करते जा रहे हो। कभी सोचा है क्या तुमने इसके बारे में? तुम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे या क्या लिखा है, बदतर कर रहे हो, ऑफन वर्सन द प्रॉब्लम। सोचो, यही न्यू राइट की फ़िलॉसफी है। न्यू राइट की फ़िलॉसफी मैंने टाइम लेकर आपको समझाई है। अगर इसमें भी अब गलती खा कर आए तो फटकार एक न्यू राइट की तरह जैसे ये स्टेट को लगा रहे हैं ना, मैं भी आपको लगाऊंगा। अगली बार मिलते हैं ना एनालिसिस वाली वीडियो में, देखते हैं कि गलती करते हो कि नहीं करते हो। इस एनालिसिस वाली वीडियो को लाइट मत लगना,
महीनों लगते हैं मुझे बनाने में, मेरी टीम को सोर्स ढूंढते हुए, आंसर ढूंढते हुए, एक्सप्लेनेशन लिखते हुए, सारी चीज़ें पीपीटी पे काम करते हुए, उसको एनिमेट बनाते हुए, और फिर मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है और देखना पड़ता है कौन सी चीज़ ऐसी है जहाँ पर स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे होंगे, चलिए उसको थोड़ा सा टाइम देकर समझाते हैं। फटकार बनती है आपके लिए भी अगली बार अगर गलतियाँ करके आए तो। सोर्स की बात करते हैं, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल फिलॉसफी, विल कमिलिका की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ने के लिए एडवांस लेवल पर। मतलब अगर आपको अभी ओपिगाबा ही नहीं समझ आ रही, उसी में फंसे हुए हो, तो उसी में फंसे रहना, उससे आगे मत बढ़ना लाइफ में। आप भी जब स्टेट आपके लिए कुछ कर रही होगी या नहीं कर रही होगी ना, न्यू राइट की फ़िलॉसफी याद करना कि आप भी उसी क्लास में आगे हो, एक क्लास ऑफ वेलफेयर डिपेंडेड, जो सरकार को कोसते रहते हैं कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, सरकार ही कुछ कर दे, सरकार की गलतियाँ हैं। आप अपनी ही मिस्टेक्स को अनदेखा कर देते हो। ओपिगाबा से ऊपर उठो, विल कमिलिका की बुक पकड़ो। जिस दिन ये पकड़ कर पढ़ोगे, समझोगे, समझाओगे, तब जाकर मानेंगे कि इंडिया में एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है। क्योंकि अभी तक आप पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी की कंटेम्प्रेरी नहीं पढ़ पा रहे हो। जो आप ओपिगाबा हेवुड की बुक पढ़ते हो ना, उसमें एक टाइटल लिखा होता है, पता है क्या होता है? एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। आप जो बुक पढ़ रहे हो ना, वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है पॉलिटिकल थ्योरी की। इंट्रोडक्शन से कभी आगे भी बढ़ो, इंट्रोडक्शन तक ही रहोगे क्या? अब सॉल्व करते हैं जून 2024 के क्वेश्चन को। इसके टाइटल जो है वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन गलती से लिखा गया है क्वेश्चन वो पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के, ये ध्यान रखना। इसमें सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वो कह रहा है कि पार्लियामेंट ने आर्टिकल 3 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ लॉ बनाए हैं, रीऑर्गेनाइजेशन की है, मतलब स्टेट की उस आर्टिकल के अंदर करते हैं, ठीक है, बाउंड्रीज चेंज कर दी, नाम चेंज, ये सारी चीज़ें। तो आपने इनको करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। आपको नहीं भी पता कब कब कौन आया, एक चीज़ आप पकड़ सकते हो ना, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट सबसे लास्ट में, तो आपको पता यही हुआ है। बी लास्ट में कहाँ पर आ रहा है ऑप्शन में, वो देख लो, वो थर्ड पे आ रहा है, आपका आंसर अपने आप निकल जाएगा। आंध्र प्रदेश एक्ट कब आता है? 1953 में। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में। बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 में। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एक्ट 1986 में। और जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में आता है। तो इस तरह से आंसर फॉलो कर रहा था। इसके सोर्स की बात करें, रैपिड फायर रिवीजन की बुक में हमने ये सारे क्रोनोलॉजी दे रखे, कब कब कौन सी स्टेट बनी, कौन सा एक्ट आया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वहाँ से पढ़ लेना, याद रखना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने क्या लगाना है, ये इवेंट्स दे रखे हैं और इनको लगाना है। जहाँ तो आपको आते होंगे, जहाँ तो नहीं आते होंगे, ठीक है। ट्रेड यूनियन के बारे में भी हमने अपनी ई बुक में दे रखा है, कब कब कौन सी बनी है, अगर वो चीज़ पढ़ी है तो वहाँ से निकाल सकते हो। कुछ अगर आइडिया लगाना है तो सूरज स्प्लिट आपको पता है, बहुत पुराना स्प्लिट है, तो बी जो है कहीं ना कहीं शुरू में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन बी के साथ और क्या चीज़ें आनी चाहिए फिर वो डिपेंड करेगा, आपको पता है कि नहीं। लेकिन बी से भी पुरानी यहाँ पर एक चीज़ है, वो ये है सी, सेटिंग अप ऑफ श्री नारायण धर्म परिपालन योग। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जो ट्विस्टेड है, निकालना मुश्किल है, तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले ये आता है 1903 में, फिर सूरज स्प्लिट 1907 में, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस होती है 1920 में, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन फॉर्म्ड होती है 1940 में, और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस फॉर्म होती है 1947 में। ये सारी ट्रेड यूनियन के नाम एक जैसे ही लगते हैं, इसलिए इसको पढ़ लेना चाहिए। रैपिड फायर की रिवीजन की बुक में हमने ये सारी चीज़ें दे रखी है, और हमने ये भी बता रखा है PYQ है 2022 में, 23 में पूछा गया है, और अब 24 में भी पूछा गया है, तो बार बार पूछे जाते हैं ऐसी चीज़ें। लिस्ट मैच करनी है, पॉलिटिकल लीडर को पार्टी के साथ मैच करना है। ज्योतिबा बासु आपको पता है CPIM के हैं, दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के, दोनों में से एक भी पता हो तो आंसर निकल आए। ए थर्ड के साथ अगर मैच किया जाए तो एक ही ऑप्शन में मिल रहा है मुझे, तीसरे में मिल रहा है, आंसर मेरा निकल रहा है ऐसे, ठीक है। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। ज्योतिबा बासु एसोसिएटेड है CPIM के साथ, दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के साथ, राजा दिनेश सिंह कांग्रेस पार्टी के साथ, और भगत सिंह केशौरी BJP के साथ है, और इस तरह से इसका जो है कोड चलता है। एज सीकर की रैपिड फायर रिवीजन में ज्योतिबा बासु का और दीनदयाल उपाध्याय किस किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, दोनों मिल जाते हैं, आंसर आपका सॉल्व हो जाता। दोनों लिस्ट को मैच करना है, एक में पॉलिटिकल इवेंट्स और एक में ईयर है। इसको भी आप कर सकते हैं। डिसमिसल ऑफ निबुंद्रीपाद गवर्नमेंट 1959 में हुई थी, क्योंकि ये 1959 का बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, जब पहली बार ऐसा इंडिया में देखा गया है कि डेमोक्रेटली इलेक्टेड पार्टी जो है कम्युनिस्ट पार्टी,
उसको डिसमिस कर दिया जाता है, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। तो आर्टिकल 356 का अगर अब्यूज़ हमें पहली बार इंडिया में देखने को मिलता वो 1959 का टाइम था, इसलिए ये इवन इंपॉर्टेंट है। एक आंसर अगर फोर्थ के साथ मैच कर रहा है तो ए फोर्थ किस कहाँ पर मैच कर रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में मैच कर रहा है। एक ही ऑप्शन है, बाकी सारे अपने आप फॉलो हो जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन निकल सकता था। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में होता है। MM पुंछी कमीशन रिपोर्ट 2010 में पब्लिश होती है। सरकारी या कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं 1987-88 के बीच में, ठीक है। इसके सोर्स की अगर बात करें, NCERT की क्लास की भी जो बुक है उसमें से भी आपको इन चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में जितने इवेंट्स हुए हैं इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, उससे जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लक्ष्मीकांत से आपको कमीशंस की जानकारी मिल जाती। ये दोनों लिस्ट को आपने मैच करना है। दोनों लिस्ट में से अगर एक भी आपको पता है सही से तो आप इसका सॉल्व कर सकते हो, इसको निकाल सकते हो। जैसे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन, ग्रैंड विलास्टन की बहुत फेमस बुक है, अगर वो पता है तो आप निकाल लोगे। इसका राइट आंसर फिर इस हिसाब से बनता है। बी यानी फोर्थ का मैच करता है सिर्फ एक ही ऑप्शन में, थर्ड के साथ, और ये आपका आंसर जो है निकल जाता। फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये शिवाजी राव का लिखा हुआ बुक है। फिर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ नेशन, ग्रैंड विलास्टन का द ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया, VP मेनन, और कश्मीर ए स्टडी इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, और ये किसने लिखा है, सीजर के गुप्ता ने लिखा है। उस हिसाब से मैच होते हैं। एक भी बुक पता थी निकल जाता आपका। तो ये रैपिड फायर की रिवीजन में हमने ग्रैंड विलास्टन की दे रखी है, वहाँ से आपको पता होता तो सॉल्व करके ही आते। कुछ चीज़ें आपको लक्ष्मीकांत में भी मिल जाती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपने क्या करना है, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फ्रेम करना है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, अगर आपको इनकी डेट्स पता है तभी जाकर ये सॉल्व होता, अदरवाइज़ ये सॉल्व नहीं हो पाता। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसकी करेक्ट है। एक बार देख लेते हैं कैसे कैसे है। कोंकणी एडेड की गई 8वें शेड्यूल में 1992 में। पौंडीचेरी अल्ट्रेशन ऑफ नेम एक्ट आता है 2006 में। मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 में आया। उड़ीसा अल्टरनेशन ऑफ नेम एक्ट 2011 में, और आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 में आता है। चलिए इसके सोर्सेज की बात कर लें तो लक्ष्मीकांत में ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दे रखी है, ये पढ़ लेना, ये याद होनी चाहिए। इसको हमने पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया में रखा है, सॉरी ऊपर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया लिखा गया है। यूनिट 7 की यूनिट 8 में रखने की इसको कोशिश की गई है, क्योंकि स्टेट बनी, किस स्टेट की कौन कौन सी लड़ाई थी, रीऑर्गेनाइजेशन, झगड़े झुगड़े इसमें सारे कवर किए जाते हैं। तो अगर पीछे भी मैंने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इंडिया लिखा है तो मैं PDF में करेक्ट कर दूंगा, उसको ठीक कर लेंगे। ये यूनिट 8 ही आपका चल रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री से पैसेज लिया गया है। पैसेज ऐसा है, KG वाला पैसेज है, KG क्लास का, किंडरगार्टन का, इसलिए क्योंकि सारे क्वेश्चन के आंसर पैसेज में ही छुपे हुए हैं, वहाँ से मिल जाते हैं। ब्रिटिशर क्या चाहते थे, एक ऑटोनमस तिब्बत चाहते थे। किसको प्रिवेंट करना चाहते हैं, चाइना और रशिया को इंटरवेंशन की प्रिवेंशन चाहते थे, और तिब्बत को क्लेम कर रहे थे कि वो इंटरवीन ना करें। फॉरवर्ड पॉलिसी बनाई गई, अनलिश की गई, किस पे की गई, किस एम्पायर के द्वारा की गई, मांचू एम्पायर के द्वारा की गई, ठीक है। यंग हस्बैंड एक्सपीडिशन कहाँ पर होती है, मानी कौन सी डेट में होती है, राइट आंसर है 1903-04 में होती है। ब्रिटेन और चाइना एक दूसरे पर झगड़े में इन्वॉल्व थे। क्या चीज़ वो ग्रैब करना चाहते थे, कौन सी टेरिटरी पे क्लेम करना चाहते थे, वो करना चाहते थे तिब्बत को क्लेम करना चाहते थे। ब्रिटिश पॉलिसी जो बनाई गई है, इंडियन फ्रंटियर्स विद तिब्बत ऑन, किस एम से लेकर बनाई गई है, क्या चीज़ वो करना चाहते थे, तो वो करना चाहते थे कि ये तिब्बत जो चीज़ होगी या तिब्बत पार्ट होगा वो सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालय कहलाया जाएगा, हिमालय की दक्षिण ढलानों में से एक नाम आएगा। पैसेज यानी सोर्स की इसकी बात करें तो पैसेज ही सोर्स है इसका। सारे आंसर आपको वहाँ पर आराम से मिल रहे हैं, 5 में से 5 फुल बटा फुल नंबर लेकर आने थे आपने इसमें से। अब सॉल्व करते हैं सितंबर 2024 शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है वो ये है कि ये स्टेट कब कब बनी थी, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है और उस हिसाब से आपने आंसर देना था। हालांकि ये जो क्वेश्चन है NTA ने ड्रॉप कर दिया क्योंकि सही इसकी ऑप्शंस हमें नहीं मिलती है, लेकिन हम समझ लेते हैं। बिहार जो फाउंड होता है वो कब होता है, 15 अगस्त 1947, जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंस होता है बिहार एक स्टेट बन जाती है। राजस्थान कब होता है, 1949 में। और देखते हैं बाकी स्टेट के बारे में। नागालैंड होता है 1963 में। गुजरात कब बनता है, 1960 में। हिमाचल प्रदेश कब बनती है, 1971 में बनती है। ये कौन सी स्टेट कब कब बनी है ये आपको पता होना चाहिए। इससे बार बार क्वेश्चन बनते हैं, कभी भी इसको आपने अनदेखा नहीं करना है। एच जिक्र की रैपिड फायर रिवीजन की ई-बुक में भी आपको मिल जाता, लक्ष्मीकांत में भी ये सारी स्टेट जो है मिल जाती। 2 लिस्ट दे रखी है, मैच करना है कि कौन सी चीज़ कब कब हुई, ये इवेंट दे रखे।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बनता है। एक एक करके हम सभी देख लेते हैं। फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन कब होते हैं? 1952 में होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट होता है? 1949 में होता है। फर्स्ट रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट होता है? 1950 में होता है। एमरजेंसी सबसे पहले इंडिया में कब लगाई जाती है? 1975 में लगाई जाती है। इसके सोर्सेज की बात करें, लक्ष्मीकांत में आपको ये चीज़ें मिल जाती। वो लिस्ट दी गई है, इनको भी मैच करना है। फेडरलिज्म को है, कमेंट्री है, किसने क्या क्या कहा है वो बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बनता है। एक एक करके इसको भी देख लेते हैं, बहुत ही ईजी है, बार बार पूछा जाता है, PYQ है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ग्रैनवेल एसटी ने दे रखा है। बार्गेनिंग फेडरलिज्म मॉरिस जॉन्स ने कह रखा है। और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म नीति आयोग ने कह रखा है। और क्वाजी फेडरल जो है केसी वेयर ने कह रखा है। ये पता होने चाहिए आपको, और ये आपको लक्ष्मीकांत में सभी मिल भी जाएंगे। इसमें ये पूछा गया है कि नेशनल पार्टी बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशन फॉलो करनी होगी। इलेक्शन कमीशन ने कौन कौन सी वो कंडीशन बता रखी है। काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, लेंथी था, इसलिए ऑप्शन अगली स्लाइड में मैंने बना रखी है, लेकिन ये आप एक बार अच्छे से रीड कर लेना और फिर आंसर हम देखते हैं कि इसका क्या हो सकता है उस ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली। इन ऑप्शन के अकॉर्डिंगली जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ABC। ठीक है, एक एक करके स्टेटमेंट सभी कवर कर ही लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। नेशनल पार्टी का स्टेटस हासिल करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ क्राइटेरिया बता रखे हैं। पहला कि वो स्टेट लेवल पार्टी होनी चाहिए 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट में, ये सही है, ये क्राइटेरिया बता रखा। दूसरा, जनरल इलेक्शन में पार्टी 6% वोट हासिल करे और उसके साथ एंड लिखा है लोकसभा की 4 सीटें भी हासिल करे, ये भी सही है। ये भी इलेक्शन कमीशन ने क्राइटेरिया बता रखा है किसी को नेशनल पार्टी डिक्लेयर करने के लिए। तीसरा कह रखा है कि 2% सीट लोकसभा में हो फ्रॉम एट लीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट, मतलब एक ही स्टेट से वो 2% सीट ना हो, 3 डिफरेंट स्टेट से, अलग अलग स्टेट से वो 2% सीट लोकसभा में होनी चाहिए। ये भी क्राइटेरिया सही कह रखा है। फोर्थ कह रखा है कि स्टेट पार्टी अगर रीजनल पॉलिटिकल सिस्टम में एक वाइटल रोल प्ले करती है तो वो डिक्लेयर हो जाएगी, गलत है। ऐसा वाइटल रोल वाला क्राइटेरिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं दिया। फिफ्थ ये कह रखा था कि अगर वो लोकल लेवल पार्टी रिकॉग्नाइज करी जाती है 7 या 7 से ज़्यादा स्टेट में तो नेशनल पार्टी डिक्लेयर हो जाएगी, ये भी गलत है। लोकल लेवल पार्टी जैसा क्राइटेरिया या लोकल लेवल पार्टी की या नॉमेनक्लेचर ही नहीं है, नाम ही नहीं ऐसा कुछ दिया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इसके सोर्स की बात करें तो हमारे PYQ वाली बुकलेट में भी है, लास्ट 5 ईयर की जो PYQ बुकलेट है, और लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी में ये कवर कर रखा है। अब बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि आपने इनकरेक्ट बताना है कि जो इलेक्शन कैंपेन होते हैं उनमें से ये कौन कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसका राइट आंसर भी हम देखते हैं, इन स्टेटमेंट को भी, ये ऑप्शन आपके सामने रही है। इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 1। सिर्फ पहली ही स्टेटमेंट जो थी वो गलत है। वो पहली क्यों गलत थी? कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड कराती है, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने रिसोर्सेज खुद जुटाते हैं, गवर्नमेंट से उन्हें कुछ नहीं मिलता है। B में कहा गया है कि कोई भी पार्टी वोटर्स को ब्राइब या थ्रेटन नहीं करी गई है, सही कहा गया है। नो पार्टी और कैंडिडेट कैन यूज़ प्लेस ऑफ वर्शिप, हाँ बिल्कुल, वर्शिप ऑफ प्लेस यानी मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद को यूज़ नहीं कर सकते अपने इलेक्शन प्रोपेगेंडा के लिए, ये भी ठीक कहा गया है, क्योंकि हमने तो इनकरेक्ट देखनी थी, वो तो ये स्टेटमेंट ही है। D में कहा गया है धर्म और जात के नाम पर वोट नहीं मांगी जाएगी, ये भी सही कहा गया है। इलेक्शन एक बार अनाउंस हो गए तो किसी भी तरह के प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन नहीं ले किया जाएगा, ये भी सही कहा गया है। तो ये सारी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है, एक सिर्फ गलत था। ये आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में भी ऐसी कंडीशन मिल जाती है। ये वैसे भी कंडीशन कॉमन नॉलेज वाली थी, इलेक्शंस जब भी होते हैं चर्चा में रहती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम सॉल्व करते हैं सितंबर 2024 शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को। इसमें जो सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है वो ये है, पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सॉरी, आंसर पहले ही आ गया, सुकुमार सेन थे। ये PYQ की तरह ही है, बार बार पूछते रहते हैं ये क्वेश्चन। तो सुकुमार सेन कब बनते हैं? 1950 से लेकर 1958 तक रहते हैं। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इंपॉर्टेंट नाम है, इसलिए आपको ये याद रखना होगा। ECI की वेबसाइट में भी मिल जाएगा, NCERT की बुक में भी मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे भाई तमिलनाडु के? ये पूछ रखा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, C आनादुराई जो थे वो पहले चीफ मिनिस्टर थे। कब रहते हैं? 1967 में रहते हैं। DMK जो पार्टी है उसके फाउंडर भी रहते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद रख लो नाम, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा इसका। एक पूछ रखा है ये अजीब सा क्वेश्चन कि लोकसभा में कितनी कितनी वुमेन थी, कौन कौन से पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, आपने ये बताना है। इसका राइट आंसर वैसे तो ऑप्शन नंबर 2 बनता है,
अजीब क्वेश्चन है, मैं फिर से कह रहा हूँ। 22 वुमेन थी फर्स्ट लोकसभा में, फिफ्थ लोकसभा में, सॉरी 1971 में। 28 वुमेन थी सेवन्थ लोकसभा में 1980 में, और 28 वुमेन थी नाइन्थ लोकसभा 1989 में। 59 वुमेन थी 50th लोकसभा में 2009 में। अजीब सा क्वेश्चन है, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये डाटा मिल जाता है। नेक्स्ट आपसे ये पूछ रखा है कि कब कब कौन कौन सी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का खिताब हासिल हुआ था, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। एक बार इसको देख लेते हैं। तमिलाई 2004 में उसको दिया गया क्लासिकल लैंग्वेज, संस्कृत को दिया गया 2005 को, कन्नड़ को दिया गया 2008 में, और मलयालम को दिया गया 2008 में ही। उड़िया को दिया गया वो भी 2008 में ही। तो इसके सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज आपके सामने हैं, लक्ष्मीकांत में आपको मिल जाती ये भी सारी इन्फॉर्मेशन। अब आपसे ये पूछा गया है, जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी तब के स्पीकर ऑफ लोकसभा का क्या नाम था? उनका नाम था KDH। अब बताओ, ये भी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, ये चीज़ें कौन याद करता है? KDH थे स्पीकर ऑफ द 6th लोकसभा जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट आती है 1977 के इलेक्शंस में। तो ये भी आपसे पूछ रखा है, आपको ये लोकसभा की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने और 2 बार अपने टेन्योर को पूरा कंप्लीट भी किया है? इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। ये अभी चर्चा में रही है ये चीज़, क्योंकि अभी रिसेंटली वो 3rd टाइम बनने वाले हैं। पहले वो रहे थे 2014 से 19, ये उनकी फर्स्ट टर्म थी। सेकंड टर्म उनकी 19 से 2024 तक चलती है, और अब 3rd टर्म उनकी शुरू हो चुकी है 2024 में। इसलिए ये अचीवमेंट को कहा जाता है कि वो नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री है आफ्टर द जवाहरलाल नेहरू जो तीसरी बार लगातार प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। सोर्सेस की बात करें, टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल में आपको मिल जाएगी। चीफ मिनिस्टर 2 स्टेट के रह चुके हैं, ऐसे कौन से पॉलिटिशियन, और एक ऐसे लोते पॉलिटिशियन है, ND तिवारी उनका नाम है। इनकी अगर बात करें तो किन किन स्टेट के रह चुके हैं? उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं, 3 बार भी रह चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड के भी रह चुके हैं 2002 से 2007 में। इसके सोर्स की बात करें तो द प्रिंट में ये हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। लोकसभा के स्पीकर आपको लिस्ट दी गई है और इनको आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले जून में भी बहुत क्वेश्चन आए थे, इस बार फिर से उन्होंने पूछने शुरू कर दिया। सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो बेसिकली लक्ष्मीकांत में जो टेबल दिए हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा के स्पीकर, वो एक बार देख लिया करो, एक बार याद कर लो। उसमें से 2, 3 क्या 4, 5 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं गणेश वासुदेव मैवलंकर, 1952 से 1956 तक रहते हैं। फिर आते हैं नीलम संजीवा रेड्डी, 1967 से 69 तक रहते हैं। फिर आते हैं PA संगम, 1996 से 1998 से लेते हैं। फिर आते हैं इसके बाद मीरा कुमार, ये 2009 से 2014 तक रहती है मिस मीना कुमार। फिर आते हैं ओम बिरला, ये 2019 से लेकर प्रेजेंट रहते हैं, और नवंबर 2024 में भी यही चल रहा है, यानी करंट स्पीकर लोकसभा की यही है। इस तरह से क्रोनोलॉजी चलेगी। इसके सोर्सेज की बात करें, लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी में ये सारे लिस्ट आपको मिल जाएगी। अब आपसे ये कह रखा है कि सोमनाथ टेम्पल को इनैगोरेट किस इंडियन प्रेसिडेंट ने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था। एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी, क्या प्रेसिडेंट को मंदिर को इनैगोरेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसलिए यह एक इंपॉर्टेंट इवेंट बन जाता है। उन्होंने सोमनाथ टेम्पल को इनैगोरेट किया था मई 11, 1951 में, राजेंद्र प्रसाद ने, जो पहले प्रधानमंत्री थे हमारे। इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इसका जिक्र हमें मिल जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ दे रखिए, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, हमने रैपिड फायर रिवीजन में कवर कर रखे हैं। इसका राइट ऑप्शन 3 है। और कैसे करके कौन कौन सी पार्टी आती है? DMK 1949 में आती है, तेलुगु देशम पार्टी फॉर्म होती है 1982 में, फिर असम गण परिषद AGP 1985 में आती है, और फिर इसके बाद आती है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में फॉर्म होती है, जनता दल यूनाइटेड 2003 में फॉर्म होती है। इसके सोर्सेज की बात करें, रैपिड फायर रिवीजन की बुक में उनके सिंबल, उनकी फॉर्मेशन, उनके फाउंडर का नाम सब कुछ मिल जाता है। ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कब फॉर्म की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1932, यहाँ पर फॉर्म की गई थी। 1932 में श्रीनगर में फॉर्म की जाती है। ये बेसिकली मुस्लिम को रिप्रेजेंट करती है, उस रीजन को ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है। तब इसकी बहुत इंपॉर्टेंट थी जब ये फॉर्म की जाती है। तो ये एक वेबसाइट है, वहाँ से हमें इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि 356 का आर्टिकल का यूज़ या मिसयूज़ करते हुए ऐसे कौन से चीफ मिनिस्टर थे जिनको रिमूव किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, EMS नबूद्रीपाद को रिमूव किया गया था। ये पहली एक ऐसी सरकार होती है जिसे आप कह सकते हैं कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती है, केरल में आती है। 1959 में
इनको डिसमिस कर दिया जाता है आर्टिकल 356 के चलते हुए, क्योंकि तब की सरकार ये कहती है कि ये जो नबूतरीपाद की सरकार है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली नहीं चल रही है, इसलिए इनको रिमूव कर दिया जाता है। एनसीईआरटी की बुक में भी ये किस्सा हमें मिल जाता है। आगे आपसे ये पूछा गया है, दो लिस्ट को आपने मैच करना है और बताना है कौन सा सही है। एक में स्टेट दी गई और उसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। झारखंड का 2000 में फॉर्म किया था, तेलंगाना का 2014 में किया गया था, गोवा को 1987 में फॉर्म किया गया था और सिक्किम को 1975 में फॉर्म किया गया। इसके सोर्सेज की बात करें तो रैपिड फायर रिवीजन की बुक में आपको सभी सोर्सेज मिल जाते हैं। अब सॉल्व करते हैं दिसंबर 2024 के क्वेश्चन को। इसमें जो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि एमसी राजा ऑफ मद्रास जो है पहली इलेक्ट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ विच यूनियन और पार्टी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। अब इसको समझ लेते हैं। एमसी राजा एक प्रोमिनेंट लीडर है, सोशल रिफॉर्मर है मद्रास में उस टाइम पे, और डिप्रेस्ड क्लासेस जिसे शेड्यूल्ड कास्ट के नाम से जाना जाता है उनकी अपलिफ्टमेंट पे इन्होंने काम किया है। तो ये पहले प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, मतलब इस एसोसिएशन के जो पहले प्रेसिडेंट थे वो एमसी राजा थे। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। ये कब बनती है एसोसिएशन? ये 1926 में बनती है, डिप्रेस्ड क्लासेस के पॉलिटिकल और सोशल राइट सिक्योर करने के लिए। ये ऑर्गेनाइजेशन जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए काम कर रहे थे, वैसे ही ये ऑर्गेनाइजेशन पैरेलली काम कर रही थी। चलिए, इसके अगर सोर्स की बात करें तो अजीब बात है, ये हमें पॉलिटिक के किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिल रही है। इवन बंदोपाध्याय की एक जो हिस्ट्री की बुक है उससे हमें ये चीज़ जो है देखने को मिल रही है। तो पता नहीं कहाँ से ये क्वेश्चन बन गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बुक और ऑथर को लेकर पूछा गया है। ये फेमस ऑथर है और फेमस बुक है उनकी, ये पता होना चाहिए आपको। वैसे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। एक एक करके हम जो है इन सभी को देख भी लेते हैं। एशियन ड्रामा भी एक फेमस बुक है गुनर मित्तल की, और ये बहुत बार पूछी जाती है, मतलब PYQ भी उठाएंगे आपको कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा इसका मेंशन। 1968 में ये पब्लिश होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ नेशन जो है ग्रैनुअल ऑस्टिन की एक फेमस बुक है। नेक्स्ट है स्टेट एंड पॉवर्टी इन इंडिया द पॉलिटिक्स ऑफ रिफॉर्म, अतुल कोहली की भी ये एक फेमस बुक है। फिर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम नॉर्मन डी पाल्मर, उनकी ये एक बुक है। तो बेसिकली आपको जो फेमस कमेंटेटर है इंडियन पॉलिटी पर जिन्होंने काम किया है उनका वैसे भी हमने रैपिड फायर रिवीजन की बुक में एक टेबल दे रखा है, उनकी जो जो इम्पोर्टेंट बुक्स है वो दे रखी है, और साथ में हमने ये भी बता रखा है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है इनकी बुक में से ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, कौन सी शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं। ये सब कुछ हमने वहाँ पर एक टेबल में मेंशन कर दिया आपके लिए। अगले क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रखा है कौन सी स्टेट जब बनी है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाते जाओ। वैसे तो आपको हर स्टेट कब बनी है इंडिया में, कब फॉर्म होती है, उसकी डेट याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत बनने लगे हैं। लेकिन इस केस में अगर मान लीजिए नहीं भी पढ़कर आए थे तो फिर भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। किस बेसिस पे? क्योंकि ऑप्शन ही ऐसी दे रखी है। क्योंकि इनमें से अगर नाम आप पढ़ते हो, आपको पता है तेलंगाना तो रिसेंटली बनाई गई थी ना, 29th स्टेट इंडिया की सी, तो सी तो लास्ट में आना चाहिए। तो एक ही जगह पर सी लास्ट में है, वो है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऐसे क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता। मणिपुर 1972 में बनाई जाती है, सिक्किम 1975 में, अरुणाचल प्रदेश 1987 में, झारखंड 2000 में, और फिर बारी आती है लास्ट तेलंगाना की जो 2014 में बनाया जाता है। तो इसका ऑर्डर कुछ इस तरह से चलता है। इसके सोर्स की बात करेंगे तो रैपिड फायर रिवीजन की बुक में कौन कौन सी स्टेट कब कब बनी है उनकी क्रोनोलॉजी हमने दे रखी है। तो आप देख सकते हैं ये कितना भरा भरा पेज लग रहा है। बेसिकली आप देख सकते हैं PYQ में भी कितना पूछा गया है उसका भी हमने मेंशन कर रखा है, कौन कौन सी शिफ्ट है। तो इसमें जो है क्वेश्चन बन रहे हैं, इसको इसलिए ध्यान से पढ़ना है आप। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में पता चला होगा कैसे टॉपिक्स आ रहे हैं, क्या चीज़ें पूछ रही है, उसी हिसाब से आप अपने एग्जाम के लिए रेडी हो जाओ। और इसी के साथ एक लास्ट में इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, अगर आप रिसर्च प्रपोजल कैसे बनता है, क्या करना है, कैसे इंटरव्यू में जाना है, कैसे सिलेक्शन होगी, कोई भी जानकारी नहीं है, टाइटल तक भी नहीं अभी तक सोच रखा, टॉपिक तक भी अभी तक सोच नहीं रखा, तो उसके लिए ही हमारी ये गाइडेंस सर्विस, जिसमें हम आपको टॉपिक भी सजेस्ट करेंगे, प्रपोजल कैसे बिल्ड करना है पूरी हेल्प करेंगे, और आपका प्रपोजल जो है फुल प्रूफ बनाएंगे सो डैट वो इंटरव्यू में आपका टॉपिक सिलेक्ट हो सके। और मॉक इंटरव्यूज़ में कैसे अपेयर होना है, कैसे डिफेंड करते हैं प्रपोजल को अपने, ये सारी चीज़ें हम करेंगे आपके लिए। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। जब प्रपोजल बनाने का टाइम आए याद रख लेना इस सर्विस को, इस वीडियो में आ जाना, और
वहाँ से लिंक से एनरोल कर लेना। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।